Hello everyone, this is Aniket Deshmukh. Welcome you all in today's session. In today's session, we are going to discuss about content of unit number 1, minimizing compression work, how we can minimize it, then adiabatic efficiency and compressor efficiency, and method of improving isothermal efficiency of compressor. Okay, so in previous lecture, what we have discussed? We have discussed about mean effective pressure, average pressure it is for same work, then indicated horsepower, which is theoretical power, brake horsepower, that is actual power required, and mechanical efficiency, which is the ratio of indicated horsepower to the brake horsepower. Okay, it is a ratio. And the last topic that we have discussed was numericals on indicated work for single acting reciprocating compressor. Okay, so in today's session we will discuss minimizing compression work. Now basically whenever we will discuss work, so the process is compression process. So compression process जब भी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे whenever we will see process is from 1 to 2. ठीक है. Now in this diagram you are able to see 2, 2 dash and 2 double dash. Now what are they? So ये अभी हम डिस्कस करेंगे. सी, अभी तक जो आपने डायग्राम देखी है वो कुछ ऐसी है, सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन एंड डिस्चार्ज. सो 1 to 2 क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है. और अभी तक की नॉलेज के हिसाब से जो अभी हमने डिस्कस किया था अभी तक, पी वी रेस्ट पावर एन इक्वल टू 1, नॉट 1, इट्स कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन यूज किया, पॉलीट्रॉपिक है ना. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के हिसाब से चल रहे थे. नाउ वी आर हैविंग टू कंडीशंस मोर, कि जैसे देखो ये हो गया एक्चुअल पॉलीट्रॉपिक. ठीक है. नाउ व्हाट कैन बी मैक्सिमम वर्क डन रिक्वायर एंड व्हाट कैन बी द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर, दैट वी आर गोइंग टू सी. अभी यहाँ पे आपके पास तीन इक्वेशंस है. पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस एक आपके पास है. सेकेंड जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीट्रॉपिक, ये एक प्रोसेस है. एंड देन एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर इज जीरो, मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस. ये है एडियाबेटिक प्रोसेस, पी वी रेस्ट पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, सो यहाँ पे जो पहली प्रोसेस है 1 to 2 डैश, 1 to 2 डैश, ये प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. दिस इज अ theoretical process. दिस इज अ theoretical process. theoretical process में क्या होता है बेसिकली कि मिनिमम वर्क डन आपको लगेगा. ओके, अभी जो वर्क डन लग रहा है वो एक्चुअल है. एंड मैक्सिमम वर्क डन जो लग सकता है वो कौन सा है, दैट इज दिस वन, एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है, तो मैक्सिमम भी हो सकता है और थियोरेटिकली मिनिमम जो आपको चाहिए वो है आइसोथर्मल. अब ये दो हम डिस्कस क्यों करें, तो ये जो है आपका पी वी रेस्ट मतलब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल, ये मिनिमम वर्क आपको लगेगा. ठीक है, ये प्रोसेस से मिनिमम वर्क कंप्रेसर को लगेगा. एडियाबेटिक प्रोसेस से क्या होगा, मैक्सिमम वर्क आपको लगेगा. ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो रहेगा आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. सो मिनिमम ऑलवेज, कोई भी कंप्रेसर देखो, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस से वर्क कर रहे हो, कंप्रेशन हो रहा है तो मिनिमम वर्क लेगा. एडियाबेटिक प्रोसेस से अगर कंप्रेशन हो रहा है तो ये आपको मैक्सिमम वर्क लगेगा. ठीक है, बोथ आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. ठीक है, वाई, बिकॉज यहाँ पे है टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल, और यहाँ पे है चेंज इन हीट इक्वल टू कांस्टेंट. अब ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि दोनों में दोनों क्या है, मतलब वर्क डन कितना होता है.
अब ये जो वर्क डन का कंसेप्ट है ये आप डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हो कि जैसे थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स में आपने सभी के वर्क डन पढ़े हैं, वही सेम फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, कंप्रेसर के लिए। सो क्या क्या फॉर्मूला लगेंगे वो एक बार देख लेते हैं। अभी के लिए जो फॉर्मूला चल रहा है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए है। ठीक है, फर्स्ट वन इज पी वी रेस्ट पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। ये हिसाब से अगर देखेंगे वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एन अपॉन एन माइनस वन मास ऑफ एयर, गैस कांस्टेंट आर, टेम्परेचर एट इनलेट। ठीक है, इसको आप T1 भी बोल सकते हो, एक्चुअली T1 बोलना चाहिए, अभी तक हमने T1 उसको लिया है। सो T1 एंड इसके अंदर आप P2 बाय P1 माइनस वन ये लेंगे, और यहाँ पे आता है n माइनस वन अपॉन एन रेस्ट पावर में। ठीक है, P2 बाई P1 रेस्ट पावर n माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इसी के अलग अलग फॉर्म्स आपके पास है, जैसे MR T2 माइनस T1 जैसे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एक वर्क जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे या फिर हमने यूज़ किया है, ये एक हो गया। सेकेंड जो है, सेकेंड प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस हम कंसिडर करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। सो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो कैसे निकालते हैं आप, जैसे कि इसका इक्वेशन है पी वी रेस्ट फॉर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो सिंपल है, एन को आपको रिप्लेस करना है गैमा से। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, गैमा अपॉन, ये दो अलग अलग गैमा हो रहे हैं, एक कॉमन गैमा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा गैमा हम देखते हैं अभी, गैमा। ठीक है, ये थोड़ा न्यू जैसा भी लग रहा है ना, इसको थोड़ा प्रॉपर, ठीक है, अभी कंसिडर कर लो कि ये गैमा है। ठीक है, पी वी रेस्ट पावर गैमा। सो गैमा माइनस वन, एक्चुअली ये थोड़ा न्यू जैसा लग रहा है ना। सो mass of air will remain same, R will remain same, T1 will remain same, P2 by P1 will remain same। बस इसका जो रेस्ट पावर है n माइनस वन जो लिखते थे उसको क्या लिखेंगे, गैमा। तो ये होगा आपका गैमा, गैमा माइनस वन अपॉन गैमा माइनस वन, ये इक्वेशन होगा। ठीक है, सिंपली जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ वहाँ पे आपने क्या किया, गैमा लिख दिया। ठीक है, अब आता है आपका आइसोथर्मल। ठीक है, ये सेकंड हो गया आपका। अब थर्ड जो है, थर्ड कौन सा है, थर्ड हम लेंगे मिनिमम वर्क डन वाला, मीन्स आइसोथर्मल पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट में आपके पास वर्क डन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, P1 V1 ln ऑफ V1 बाय V2। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि वर्क डन जो है दैट इज डन बाय द सिस्टम ऑन एयर। आपका जो कंप्रेसर है, आपकी सिस्टम है, वो कंप्रेसर वर्क कर रहा है एयर पे। सो ये जो है ये माइनस चलेगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके देता हूँ कि दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। माइनस है, माइनस साइन, माइनस मतलब क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस हो रहा है सिस्टम का, दैट्स वाई माइनस साइन। एक्चुअल जो आपने पढ़ा होगा दैट इज V2 बाई V1, राइट, P1 V1 ln ऑफ V2 बाई V1, बट वहाँ पे क्या है, वर्क सिस्टम को मिल रहा था। अब क्या है, सिस्टम वर्क कर रहा है एयर पे, एयर इज एक्सटर्नल एजेंसी फॉर द कंप्रेसर। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्रेसर। सो यहाँ पे V1 बाई V2 आएगा। सिमिलरली जो वर्क डन है इसी का एक और फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ये भी मिल सकता है आपको प्रेशर के फॉर्म में, P1 V1 ln ऑफ P2 बाय P1। अब ये कैसे आया, ये आया ये इक्वेशन से, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर आपके पास V1 बाय V2 है तो ये होगा P2 बाय ये P1 इसके नीचे चला जाएगा P1।
सो v1 by v2 रिप्लेस कर दिया हमने p2 by p1 से. सो दिस इज आवर इक्वेशन. सो वर्क डन जो है वो ऐसे होगा. सो एज यू नो थर्ड प्रोसेस ये थी. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो मीडियम आपको देंगी. ठीक है. तो हाँ, इसका एक सीक्वेंस बना लेते हैं. जैसे यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको. वर्क डन बाय PV इक्वल टू कांस्टेंट. ये लेस होगा बाय वर्क डन बाय प्रोसेस. कौन सी? पॉलीट्रोपिक. PV रेज़ टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट. और इस ये लेस देन होगा एडियाबेटिक प्रोसेस से. सो वर्क डन बाय PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये इक्वेशन आप याद रखोगे. इसका मतलब क्या है? मिनिमम वर्क डन जो आपको मिलने वाला है, मिनिमम आपको मिलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस से. मैक्सिमम वर्क डन जो लगेगा वो लगेगा बाय यूजिंग एडियाबेटिक प्रोसेस. और ये दोनों पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड हीट ट्रांसफर 0 रखना ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, दोनों मतलब ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस, दोनों इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली कौन सी पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपकी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ठीक है. सो आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा. जैसे वर्क डन के फॉर्मूले तो आपको जो थर्मोडायनामिक्स में है वही है. बस यहाँ पे जो वर्क डन है आपको याद रखना है कि ये माइनस PdV चलता है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो सिस्टम का लॉस हो रहा है. दैट्स वाई व्हाट वी कॉल कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो माइनस है. तो माइनस साइन के लिए आप क्या करते हो? v2 by v1 की जगह पे v1 by v2 लिखते हो, और p1 by p2 की जगह पे p2 by p1 लिखते हो. ठीक है. सो दिस इज अबाउट मिनिमाइजिंग compression वर्क. So what you can conclude? You can conclude that we can minimize compression work by moving toward the process कौन सी वाली? आइसोथर्मल. ओके. तो आइसोथर्मल प्रोसेस का यूज करके आप क्या कर सकते हो? वर्क मिनिमाइज कर सकते हो. कौन सी प्रोसेस है आइसोथर्मल? 1 to 2 डैश. अगर आप एरिया देखेंगे तो एरिया भी सबसे कम जो आता है वो आता है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर. अगर आप ये वाला एरिया भी ऐड कर देंगे उसमें तो वर्क तो ज़्यादा लगेगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट मिनिमाइजिंग वर्क. ये थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं डायग्राम्स. ये इतने सारे टिक नहीं चाहिए. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कुछ काम का नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ठीक है. ये भी काम का नहीं. तो ये अभी आपका इतना काम का हो सकता है. ठीक है. So this is about minimizing compression work. Okay, I hope this is clear. Now we will move toward our next. Now adiabatic efficiency and compressor efficiency. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका डायरेक्ट अगर आप देखेंगे रिलेशन कैसा है. एडियाबेटिक प्रोसेस तो आपको पता है PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. फिर ये क्या है? तो कंप्रेसर इफिशियंसी जो है, कंप्रेसर इफिशियंसी आपको हमेशा चाहिए ज़्यादा. इफिशियंसी ज़्यादा चाहिए मतलब वर्क कम लगना चाहिए. वर्क अगर कम लगेगा तो कौन से प्रोसेस से कम लगेगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके. सो मिनिमम टू मिनिमम एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये है. जैसे कि मैक्सिमम वर्क आपको एडियाबेटिक प्रोसेस से मिलता है, मिनिमम वर्क आपको मिलता है बाय आइसोथर्मल प्रोसेस. सो अब इफिशियंसी भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एडियाबेटिक इफिशियंसी क्या है, उसके बाद देखते हैं कंप्रेसर इफिशियंसी क्या है. इसको क्लियर और कर लेते हैं और एक लाइन बना लेते हैं बीच में. ठीक है. यहाँ पे चलेगा आपका फर्स्ट वन एडियाबेटिक efficiency eta, and this is compressor efficiency. ठीक है. एडियाबेटिक efficiency एंड compressor efficiency. अभी ये चलो मैक्स टू मैक्स वर्क डन के साथ ये चलेगा. मैक्सिमम वर्क डन इज फॉर एडियाबेटिक.
एंड मिनिमम वर्क डन कंप्रेसर को चाहिए होता है, तो ये आता है कौन से प्रोसेस से, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस देखेंगे तो अभी आपके पास वर्क कौन से है वो लिस्ट कर लेते हैं। जैसे देखो आपके पास कौन सा है, एक है इन यहाँ पे मैं प्रोसेस के पॉइंट बना लेता हूँ। पहली प्रोसेस यहाँ पे ब्रेक पावर। ठीक है, एक आपके पास है ब्रेक पावर, एक आपके पास है इंडिकेटेड पावर। ठीक है, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर क्यों, क्योंकि ब्रेक पावर ज़्यादा होती है इसलिए हम एडियाबेटिक प्रोसेस के साथ लिखते हैं। इंडिकेटेड पावर ये थ्योरेटिकल है, दैट्स वाई हम कंप्रेसर के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो मिनिमम है। अगर आपने रिलेशन देखा होगा तो ब्रेक पावर इज ऑलवेज हायर देन, ग्रेटर देन इंडिकेटेड पावर। ठीक है, एंड सेकेंड पावर हम यहाँ पे लेंगे, जैसे कि एडियाबेटिक वर्क डन अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो वर्क डन बाय एडियाबेटिक, ठीक है ऐसे ही लिख लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, पीवी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और एक आपके पास वर्क डन है यहाँ पे कि वर्क डन बाय पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो चार वर्क डन टाइप के पावर या फिर वर्क डन आपने लिए हैं। ठीक है, तो वर्क डन मतलब ही पावर होता है अगर आपके पास ये वैट में है, वैट में है मतलब किलो जूल पर सेकेंड में है तो। ठीक है, सो कंसिडर करो आपके पास जो वर्क डन है, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, ये सब किलो जूल पर सेकेंड है, और वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस ये वाला, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क ये भी किलो जूल पर सेकेंड में है। अगर आपके पास ऐसा है तो एडियाबेटिक एडियाबेटिक का एफिशिएंसी जो है वो क्या आएगा, मैक्सिमम वर्क बाय ब्रेक पावर। ठीक है, सो ये हम लेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे एडियाबेटिक एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज पीवी रेस्ट फॉर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला वर्क डन डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर। ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ब्रेक पावर मतलब क्या होता है, एक्चुअल वर्क। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे इसी को, ये जो प्रोसेस है इसको अगर आपको प्रॉपरली लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक वर्क इनपुट। ठीक है, अब ये टर्म जो है वो आपको नहीं लग रही होगी, बट आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी, मतलब कांस्टेंट हीट, नो चेंज इन हीट। इसका मतलब है हीट जो है वो, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट अगर ज़ीरो है तो एंट्रोपी एस इक्वल टू डी क्यू बाय टी, ये भी क्या होगा, ज़ीरो है। अगर ये टर्म ज़ीरो है तो ऑब्वियसली ये रेशो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो है। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब ये, और एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब ये। ठीक है, अब आइसेंट्रोपिक वर्क इनपुट, अब आपको लग रहा होगा कि डिवाइड बाय टी है, ये टर्म अलग हो जाएगी, नहीं, ये जो वर्क डन है इसी को आप कंसिडर करो आइसेंट्रोपिक वर्क इनपुट। तो ये क्या है, दिस इज बाय एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड अपॉन ये जो है ब्रेक पावर, ब्रेक पावर क्या है, एक्चुअल वर्क है ना, तो एक्चुअल है तो यहाँ पे एक्चुअल लिख सकते हो, एक्चुअल वर्क इनपुट। ठीक है, सो एक्चुअल वर्क इनपुट जो है वो ब्रेक पावर, और एसेंट्रोपिक वर्क इनपुट मतलब कौन सा है आपके पास, वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस। सिमिलरली अब ये इसको कंपैरिजन में लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, अब एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास मिनिमम मिनिमम है, मतलब वर्क डन मिनिमम लगना चाहिए, इंडिकेटेड पावर भी मिनिमम है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्क डन पीवी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल
इसकी देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हो आइसोथर्मल वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, मतलब थ्योरेटिकल पावर। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर आप यहाँ पे लिख सकते हो, इंडिकेटेड वर्क इनपुट। अब आपको अगर कंफ्यूजन है कि पावर एंड वर्क ये दोनों सेम कैसे है, तो पावर एंड वर्क सेम तब होते हैं जैसे इसका यूनिट भी जूल पर सेकेंड है और इसका यूनिट भी जूल पर सेकेंड है। ठीक है, सिमिलर थिंग यहाँ पे भी होगा, ब्रेक पावर एंड एक्चुअल वर्क। पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड और वर्क का भी यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड। अगर ऐसा है तो आपको ये वर्क मिलेंगे। अब कि जैसे ये क्यों हमने ये वर्क इधर क्यों लिखे और ये वर्क इधर क्यों लिखे, तो देखो एडियाबेटिक इफिशियंसी मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस से चलेगा। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस से चलेगा तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा, बराबर, मैक्सिमम वर्क लगेगा कंप्रेसर को। तो उसके साथ वैसे क्वांटिटी भी वैसी जो होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो ब्रेक पावर हमने लिया, क्योंकि अगर आप इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर देखेंगे तो ये क्या है, ब्रेक पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिकेटेड पावर, दैट्स वाई ये एक रेशो बना। एंड कंप्रेसर इफिशियंसी, तो कंप्रेसर इफिशियंसी अगर आपको ज़्यादा चाहिए मतलब वर्क कम लगना चाहिए, तो सबसे कम वर्क जो लगता है आइडियली वो लगता है बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट्स वाई आइसोथर्मल प्रोसेस से ज़्यादा वर्क जो आपको मिलता है वो थ्योरेटिकली वो इंडिकेटेड पावर से मिलता है, क्योंकि ये आप कैलकुलेट करते हो बाय पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क आपको पता है वो ज़्यादा होता है बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इसका जो रेशो बना मिनिमम वर्क टू मिनिमम वर्क, तो मिनिमम जो है वो क्या होगा, आइसोथर्मल वर्क इनपुट आइडियल है, ये मिनिमम होगा, और उसके बाद आईडी डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर इनपुट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर एंड इफिशियंसी ऑफ एडियाबेटिक इफिशियंसी। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ अभी जो हमने डिस्कस किया उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसका मतलब है टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसका इक्वेशन आता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको कंप्रेशन कैसे करना पड़ेगा, आपको कंप्रेशन यू नीड टू मूव दैट पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, मतलब बॉटम टू टॉप। ये पिस्टन मूव करेगा बहुत स्लोली, तभी जो कंप्रेशन में हीट जनरेट होगी वो निग्लिजिबल होगी। और आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो एयर का बढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो कंप्रेस होता है तो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है बिकॉज वो हीट रिलीज करता है। ठीक है, वो स्पंज वाला एग्जांपल आपको पता होगा, वेट स्पंज जिसमें पानी भरा होता है, स्पंज अगर दबाएंगे तो पानी बाहर आएगा, मतलब हीट रिलीज होगी। ठीक है, सो ये प्रोसेस ये एक्सपेक्टेड है। कंप्रेसर में क्या है, आपको एक्सपेक्टेड है कि आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से भी कम वर्क अगर आपको चाहिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस से जाओ, जिसमें कंप्रेशन प्रोसेस तो हो बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर ऐसा होता है, पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली ये चलता है पूरा, तो आपको वर्क जो लगेगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, ये इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अब अगर आपको इसकी इफिशियंसी बढ़ानी है, दैट्स वाई अभी हम जो यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं वो क्या है, आइसोथर्मल इफिशियंसी आपको बढ़ानी है, इम्प्रूव करनी है। तो क्या होगा, आपको टेम्परेचर जो है वो वेरिएशन कम से कम रखना होगा। इफ़ यू वांट टू कीप इट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो आप क्या क्या कर सकते हो उसका लिस्ट अभी हम बनाएंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ सी, इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अभी आपके पास मेथड्स है। सबसे पहला मेथड क्या है कि स्प्रे करो वाटर, वाटर का यूज़ करो। वाटर से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा एयर, है ना। तो जैसे आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपने आईसी इंजन देखा होगा, आईसी इंजन में आप क्या करते हो, डीजल इंजन में डीजल स्प्रे करते हो। ठीक है, सो ये जो आपका पिस्टन है और सिलेंडर है, इसमें अगर ये पिस्टन है
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से। ठीक है, कहाँ से, हॉट एयर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, यह भी लिक्विड है, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 1 kg ऑफ वाटर के लिए अगर आप देखेंगे तो 2257 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, मतलब इतना हीट वो एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई वाटर इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है इसको कहेंगे क्या, तो ये प्रोसेस होगी आपकी वाटर स्प्रे। वाटर स्प्रे, तो वाटर स्प्रे कहाँ पे करेंगे, जो सिलेंडर है उसके अंदर वॉल्यूम है, एयर कॉम्प्रेस हो रहा है, वहाँ पे आप एयर को कॉम्प्रेस कर रहे हो और वहाँ पे आप स्प्रे करेंगे वाटर का। तो उससे क्या होता है कि वाटर इवेपरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाएगा तो 1 kg में इतनी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इफेक्टिव है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में इतनी हीट एब्जॉर्ब करना वेरी इफेक्टिव थिंग इट इज़। सो यहाँ पे आप वाटर का यूज़ करते हो। बट इससे क्या होता है कि फर्स्ट थिंग कि पूरा मेटल का बना है, हॉट मेटल पे अगर आप वाटर स्प्रे करते हो तो सरफेस हार्डनिंग होता है। ठीक है, मटेरियल जो है वो हार्ड होता है, ब्रिटल बनते जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो एयर कंप्रेस होने के बाद यहाँ से जाएगा वाटर टैंक में, वाटर टैंक में, एयर स्टोरेज टैंक में, तो यहाँ पे वो मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा। और ये जो एयर कॉम्प्रेस्ड हुई रहेगी वो ठंडा होने के बाद वो वाटर वापस कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और कुछ एयर के अंदर रहता है तो वो मॉइस्ट एयर रहेगी। सो ये जो था आइडिया अच्छा था, बट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा और ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहा। दैट्स वाई ये कुछ दिनों के बाद बंद कर दिया। ठीक है, तो क्या किया था, वाटर का स्प्रे किया था सिलेंडर के अंदर। वाई, बिकॉज वाटर जब इवेपरेट होता है तो 2257 किलो जूल पर केजी की हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो टेम्परेचर रिड्यूस करने के हिसाब से उन्होंने ये किया था। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट वे कि आप कैसे आइसोथर्मल इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो ये एक है। अभी इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। ये बाकी जो वन नोट वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट आता है वो बेटर है एक्चुअली इससे, पीपीटी से। चलो ये हो गया। अब सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे है आपके पास कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर हेड है, उसमें वाटर जैकेट्स दो, वाटर जैकेट्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, वाटर जैकेट्स जो है वो बनाते हो। अभी देखो ये एक इमेज है थोड़ी सी, कहाँ गए, हम्म, इसमें अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे वाटर जैकेट्स दिख रहे होंगे। वाटर जैकेट लिखा है पूरी इमेज में। ये क्या है, ये जो वॉल्स है सिलेंडर की, इसमें से वाटर के जो बॉडी कैन से सराउंडेड बाय वाटर इट इज, एंड दैट वाटर इज कैरिंग हीट। सो सामने थोड़ा रेडिएटर जैसा होता है, वो हीट को रिलीज करता है, वाटर को ठंडा करेगा, कोल्ड वाटर वापस भेजेगा इंजन में, वो इंजन में जाके हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा, वापस जाएगा रेडिएटर के पास, हीट रिलीज करेगा। रेडिएटर आपने देखा होगा आपके गाड़ी में, फोर व्हीलर के सामने में लगा होता है। ठीक है, वो कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे अभी के टाइप के जो कार्स है वहाँ पे प्योर वाटर नहीं यूज़ करते हैं, उसमें कुछ कूलेंट वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ इसमें तो कूलेंट में डायरेक्ट कूलेंट ही आता है, वाटर डायरेक्टली आप उसमें यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो वाटर जैकेटिंग इज अ वे वेयर यू कैन एब्जॉर्ब द हीट। ठीक है, सो हीट एब्जॉर्ब करके आप क्या कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो किसी सराउंडिंग में, जैसे कि रेडिएटर अगर है तो वो सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है, थर्ड वे जो आप डिस्कस कर सकते हो कि सिंपल है, अपने आपके बाइक में भी देखा होगा, सिलेंडर हेड्स में फिन्स लगे होते हैं। ठीक है, जो आपका थर्ड वे है,
Third way is to use external fins. ठीक है, एक्सटर्नल फिन्स यूज़ करो। मतलब अगर आपके पास कोई सिलेंडर है तो उसको एक सरफेस एक्सटेंड करके दो। तो सरफेस एक्सटेंड करने से क्या होता है, सरफेस एक्सटेंड करने से जो अंदर की हीट है वो इसमें जाती है, और ये जो है फिन्स वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कूलिंग के लिए। तो सरफेस जो एरिया है वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ठीक है। सो एक वे है जहाँ से आप हीट को रिलीज कर सकते हो, और ये आप यूज़ भी करते हो। ठीक है। कहाँ पे यूज़ करते हो आप, आपके बाइक में आपने देखा होगा। ठीक है। सो ये जो है पिंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एक्सटर्नल सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो ठीक है, ये बस वही। नेक्स्ट एक वे है जिसमें आप, फोर्थ वे आप उसको बोल सकते हो कि इंटरकूलर यूज़ कर लो। इंटर कूलर, इंटर कूलर मतलब क्या है, दो चीज़ों के बीच में एक कूलर लगा दो। मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको अगर डायग्राम देख रही होगी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बड़ा करके। इंटर कूलर ये अभी आप सिलेबस में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो इंटरकूलर क्या करता है, इसमें वाटर आप यूज़ करते हो, एक हीट एक्सचेंजर होता है ये, जिसमें आपका जो पहला सिलेंडर है वो कंप्रेस करेगा एयर को, लो प्रेशर कंप्रेसर इट विल बी, एंड दैट कंप्रेस्ड एयर विल बी सेंट टू द हीट एक्सचेंजर। तो वहाँ पे क्या होगा कि कंप्रेस्ड एयर का अगर आप हीट कम कर लेते हो तो उसका वॉल्यूम, जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता है। ठीक है। और वो एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाए, मतलब T2 जो है वो वापस हो जाएगा T1 के जितना कूल होने के बाद। ठीक है। और वो कूल कैसे होगा, सो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सरफेस हीट एक्सचेंजर होगा, जिसमें वाटर जो है वो कांटेक्ट में आएगा कॉम्प्रेस्ड एयर के, बट पाइप के अंदर से कॉम्प्रेस एयर जाएगी, पाइप के बाहर से वाटर जाएगा। ठीक है। सो या फिर उल्टा भी हो सकता है, पाइप के अंदर से वाटर जाएगा और बाहर से कॉम्प्रेस्ड एयर जाएगी। सो दैट विल बी द वे कि कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर विल कम इन एंड हॉट वाटर विल गो आउट। वैसे ही हॉट एयर विल कम इन एंड कोल्ड एयर विल गो आउट। सो दैट एयर, कोल्ड एयर विल बी अगेन compressed बाय हाई प्रेशर compressor। ठीक है। सो ये एक मल्टी स्टेजिंग का वे है, जिसमें पहले स्टेज में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, उसको ठंडा करो, और ठंडा करने के बाद, जैसे आपको भी पता है कोई भी चीज़ का टेम्परेचर अगर ड्रॉप करेंगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होता है या फिर उसमें प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है। और दोनों में से कुछ तो भी एक होगा ही होगा, क्योंकि अभी देखो वॉल्यूम मतलब बोलेंगे तो कैसा है कि जैसे वॉल्यूम एयर का जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर यू आर डीलिंग विथ। ओके। सो ये एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो टेम्परेचर कम करने के लिए। ठीक है। टेम्परेचर कम करना मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट, साइड में कर देते हैं। ठीक है। ये एक वे है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और क्या क्या वेज हो सकते हैं, और एक वे आपके पास यहाँ पे आता है जो होगा वे नंबर 5, और वो है कि आप जो है सूटेबल डायमेंशन रखो आपके सिलेंडर के, बाय सूटेबल, सूटेबल सिलेंडर। अरे सिलेंडर गलत हो गया। ठीक है।
तो सिलेंडर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सरफेस एरिया जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो, अगर आप ऐसा एक सिलेंडर बनाते हो जिसका डायमीटर कम है, लेंथ ज़्यादा है, स्ट्रोक ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, ये जो मूवमेंट है इसमें, तो एक तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी एंगल से। दूसरी बात कि यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो, ये वाला जो सरफेस एरिया है वो कम रहता है। अगर आपको इसको करना है तो क्या करेंगे, डायमीटर ज़्यादा रखो सिलेंडर का, जिसको आप बोलते हो बोर एरिया, ठीक है, सिलेंडर का बोर ज़्यादा रखो। ये आपका पिस्टन है, तो यहाँ पे आपने क्या बढ़ाया है, डायमीटर, और लेंथ जो है वो रिड्यूस करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हो कि डायमीटर ज़्यादा रखो और लेंथ रिड्यूस करो, तो इसमें एरिया जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, और ये यहाँ पे, और ये अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो ये अगेन सिलेंडर दिखता है वो अलग, सर्कुलर, ठीक है, और साइड से भी एरिया जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डायमीटर रखेंगे, क्योंकि उससे स्ट्रोक लेंथ कम हो जाएगी और कंप्रेशन वर्क जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, कम लगेगा, आप बोल सकते हो। बट इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बट पूरा इफेक्टिव नहीं रहता है। तो आपको बस इतना ही कंसिडर करना है कि डायमीटर ज़्यादा हो और लेंथ कम हो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो एरिया है कूलिंग के लिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू वेज दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि जैसे पहला है, जैसे वाटर स्प्रे करो, सिलेंडर के अंदर वाटर स्प्रे कर दो, वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी या फिर यूटिलाइज होगी टू इवेपोरेट द वाटर। एक वे ऐसा है कि जैसे आप वाटर जैकेटिंग कर सकते हो, सिलेंडर के सराउंडिंग में थोड़े से वेंट्स बना दो और आप उसमें यूज़ कर सकते हो आपका वाटर टू कूल डाउन द सिलेंडर और कंप्रेसर। देन एक्सटर्नल फिन्स, वेरी इफेक्टिव, इसको कोई भी मूविंग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, एक बार फिन्स लग गए तो लग गए, वो एयर उसको कूल करता रहेगा, बिकॉज ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो इफेक्टिव है। देन और उसको मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन एक पार्ट है इंटरकूलर। इंटरकूलर मतलब एक छोटा हीट एक्सचेंजर होता है जो दो कंप्रेसर के बीच में लगेगा, ठीक है। एक पहला कंप्रेसर है जो लो प्रेशर कंप्रेसर है, वो एयर को कंप्रेस करेगा, हीट रिलीज करने के लिए इंटरकूलर में भेजेगा। इंटरकूलर क्या करेगा, हीट उसका ले लेगा, कैसे लेगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर, एंड आफ्टर दैट वो जाएगा हाई प्रेशर कंप्रेसर में, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंप्रेसर लगेंगे, बीच में आप क्या कर रहे हो, उसको कूल कर रहे हो एयर को, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, जो लास्ट में हमने डिस्कस किया, तो सुटेबल सिलेंडर के प्रोपोर्शंस रखो, जैसे डायमीटर टू लेंथ रेशो, ये आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। डायमीटर टू लेंथ रेशो अगर आप चेक करेंगे तो डायमीटर ज़्यादा रखो, लेंथ कम रखो, मतलब स्ट्रोक की लेंथ कम हो जाएगी, और कूलिंग के लिए एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विदाउट फिन्स ऑल्सो उसका एरिया जो है वो ज़्यादा रहेगा। सो दीज आर द वेज दैट यू कैन यूज फॉर व्हाट, for improving isothermal efficiency of compressor. Why isothermal we are discussing? Because isothermal efficiency ज़्यादा होती है एडियाबेटिक efficiency से, ठीक है। सो अगर वर्क कम लग रहा है तो efficiency ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो आपने जो डिस्कस किया यहाँ पे कि ये वर्क जो है वो आइसोथर्मल वर्क है, और आइसोथर्मल वर्क जो है वो एडियाबेटिक वर्क से कम है। अगर वर्क कम होगा तो इफ़िशियंसी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप सिस्टम पे आपका सिस्टम कम वर्क करेगा तो आपकी ही एनर्जी बचेगी, तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी, राइट। सो दीज आर द थिंग्स कि अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, अगर आपका सिस्टम वर्क कम कर रहा है तो इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने क्या किया कि मिनिमाइजिंग कंप्रेशन वर्क, मतलब मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो एज पर प्रोसेसेस आपको आइसोथर्मल प्रोसेस से वर्क डन करना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, उससे आपको वर्क सबसे कम लगेगा, और सबसे ज़्यादा वर्क किससे लगेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस से, ठीक है। तो इस दोनों प्रोसेस में, ये दोनों प्रोसेस इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इन द सेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जो मीडियम वर्क कंज्यूम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस एफिशिएंसी। तो एडियाबेटिक एफिशिएंसी जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन में,
तो विनर अगर दोनों में अगर कंपैरिजन करें कि कौन सी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, so this efficiency will be more. So in the conclusion you can say adiabatic efficiency will be less than efficiency of compressor because ये जो प्रोसेस है ये कम वर्क में चलता है, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी लो होगी, ठीक है. सो compressor efficiency will be higher than adiabatic efficiency. Okay. And at the last we have discussed that methods of improving isothermal efficiency of compressor. वाटर स्प्रे करो या फिर वाटर जैकेटिंग करो या फिर वहाँ बाहर से एक्सटर्नल फिन्स लगा दो, सॉरी एक्सटर्नल बाहर से ही होता है, ठीक, फिन्स लगा दो बाहर से, तो वो सरफेस एरिया बढ़ा देगा, तो आपका हीट एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा. देन इंटरकूलर, इसमें एक कंप्रेसर से नहीं चलेगा, आपको दो कंप्रेसर लगेंगे, लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर. लो प्रेशर कंप्रेसर में कंप्रेस होके वो हीट रिलीज करेगा, आप वो जो हॉट एयर है उसको कूल डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलर. हीट एक्सचेंजर है वो बेसिकली वाटर का यूज़ करके वो एयर को कूल करता है, एंड आप उसको हाई प्रेशर कंप्रेसर में अगेन कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है. इसमें वर्क डन थोड़ा कम लगता है, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन. एंड द लास्ट वन इज कि डायमीटर टू लेंथ रेशियो जो है वो प्रॉपर रखो, वर्क डन, जो वर्क डन नहीं डायमेंशंस अगर प्रॉपर होंगे तो एरिया बढ़ जाएगा कूलिंग के लिए, ठीक है. सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू.